नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम एक विषय पर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जो अक्सर हमारे लिए मनोरंजन का एक विषय रहता है। मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप में एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। मैं बात करूंगा अमीर खुसरो की। कुछ समय पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था मेरा अमीर खुसरो पे, जिसका जो आप लोगों तक जिसका मैं व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा कि मेरे विषय का टॉपिक था कि अमीर खुसरो का भारत विवरण। उसका एक ऐतिहासिक अवलोकन करने का प्रयास किया है हमने। हालांकि खुसरो पर इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ है, जो स्कॉलर्स हैं अमीर खुसरो पर लिखना पसंद करते हैं, अमीर खुसरो के बारे में अपने शोध करना पसंद करते हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास रहा है अमीर खुसरो को लेकर के। उसमें मैंने जो काम किया है अमीर खुसरो के बारे में, जो मैंने उनके व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया है, उनका ऐतिहासिक अवलोकन करने का प्रयास किया है, वो समय ना लेते हुए गवाते हुए मैं आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगा खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जो विवरण भारत को लेकर के है, उसका एक ऐतिहासिक अवलोकन करने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो 13वीं सदी में जन्मे अमीर खुसरो जो हैं वो गंगा और यमुना की जो तहजीब है जब विकसित हो रही थी, उसी समय 13वीं सदी के मध्य में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। साथ ही साथ उस समय देश प्रेम की भावना भी जन्म ले रही थी। सूफी संत, अन्य जो साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, इतिहासकार हैं, कहानीकार हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना का विकास कर रहे थे। एकदम लौ सी लगी थी देश प्रेम की। उसी समय खुसरो अवतरित हुए पृथ्वी पर, खुसरो का जन्म हुआ। इसी समय अबुल हसन, जो अमीर खुसरो के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, इस भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लेते हैं। अमीर खुसरो को अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी भारत की। खुसरो एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, सूफी भी हैं, इतिहासकार भी हैं और दार्शनिक भी हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि खुसरो भारत की एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी रहे हैं, जो कवि, सूफी, इतिहासकार और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया अपने समय में, और एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते उन्होंने अपनी रचनाओं को भारतीय पर्यावरण में ढालने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं भारतीय परिदृश्य को प्रस्तुत करती हैं हूबहू। हालांकि हम ऐसे ऐसे विद्वान से, उनके परिचय से क्यों अछूते रह जाएं। हमें पढ़ना चाहिए अमीर खुसरो के बारे में। एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते उन्होंने अपनी रचनाओं को एक अलग भारतीय परिदृश्य में ढालने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही सफल और सुखद भी रहा है उस समय के इतिहास को देखते हुए। सैयद हसन अस्करी ने कहा है खुसरो के बारे में, जो उनका स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैयद हसन अस्करी का कहना है कि जिस प्रकार एलियट और डाउसन जो थे, उन्होंने बेनकीती के बारे में कहा है कि वह कवि और इतिहासकार दोनों थे। एलियट और डाउसन, अब नाम आ गया तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। एलियट और डाउसन का जो जो काम रहा है इतिहास के क्षेत्र में, उन्होंने इतिहास को जो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है, इतिहास को जिस तरीके से सहज बनाया है अंग्रेजी भाषाभाषी लोगों के लिए, सेम वही काम अतहर रिजवी जी ने किया है। उन्होंने जो एलियट डाउसन ने अंग्रेजी में काम किया, उन्होंने हिंदी में जो पुस्तकों का अनुवाद करके और लोगों तक वो हिंदी में पुस्तकें पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय की जो अरबी फारसी भाषा थी, उसका योगदान उनमें रहा। हालांकि खुसरो की रचनाओं को भी उन्होंने अतहर अली रिजवी जी ने
उन्होंने इसको संशोधित किया, ट्रांसलेट किया, अनुवादित किया हिंदी भाषा में। बहुत ही एक अच्छा काम रहा है उनका भी। तो इलियट और डाउसन ने बेनिकिति के बारे में कहा है, वह कवि और इतिहासकार दोनों थे। अब हम प्रश्न कर रहे हैं कि क्या यही बात अमीर खुसरो के बारे में कही जा सकती है? तो जी हाँ, अमीर खुसरो के बारे में भी यह कहा जा सकता है। एक पश्चिमी विद्वान रहे हैं पी हार्डी, उनका एक स्टेटमेंट रहा है कि अमीर खुसरो ने इतिहास नहीं लिखा, उसने काव्य की रचना की है। अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे या एक साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, कवि थे, इस पर बहुत डिबेट हुई है। स्कॉलर्स ने बहुत काम किया है इस पर। तो वहीं अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जा सके कि वे इतिहासकार हैं या कवि हैं, तो जैसा कि कहा है पी हार्डी ने, जो कहा है कि वो इतिहासकार नहीं थे, वो एक कवि थे, वो रचनाएं लिखते थे हालांकि। और चूंकि इलियट और डाउसन ने बेनकीति के बारे में कह दिया कि वो इतिहासकार और कवि दोनों थे, तो हमको लगता है कि इलियट और डाउसन ने जो बेनकीति के बारे में कहा है, अमीर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वो कवि इतिहासकार दोनों थे। उनकी जो पर्सनालिटी थी वो वर्सेटाइल थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे अमीर खुसरो जी। हम उनको भुला नहीं सकते, उनके काम को भुला नहीं सकते। आगे कहा है कि इन टिप्पणियों से स्पष्ट है कि इतिहास उनके सरोकार का विषय नहीं था। पी हार्डी कहते हैं इतिहास जो है उनके सरोकार का विषय नहीं था, यानी कि अमीर खुसरो को इतिहास लिखना नहीं आता था, अमीर खुसरो को इतिहास समझना नहीं आता था, वो इतिहास से परिचित नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल पी हार्डी का कथन मिथ्या सिद्ध होता है, जैसा कि मैं अपने शोध के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आगे मैंने लिखा है कि वह स्वीकार करता है कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों पर उसने असंबद्धता प्रकट की, किंतु संभव है कि उसकी कृतियों से किसी न किसी ऐतिहासिक सामग्री की समानता प्रकट हो सके। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि हार्डी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अमीर खुसरो जी हैं वो एक इतिहासकार नहीं हैं। तो खुसरो ने कुछ ऐतिहासिक मसनवियों की रचना की है। उसकी मसनवियां बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं अमीर खुसरो की, हालांकि बहुत ही बरकरार है। उसने किरानो शादेन पुस्तक की रचना की, मिफ्ताउल फुतूह, आशिका, नूह सिपेहर और तुगलकनामा उसकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। ये सभी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक छवि बनी हुई है, इन पुस्तकों की लोग पढ़ते हैं। और इलियट और डाउसन ने इनको जैसे कि इंग्लिश में काम किया है इस पर, और अतः रिजवी जी ने उस पर काम किया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जन जन तक ये बात पहुंचाई। खुसरो ने अपने लेखन में कई पक्षों को उभारा है, और भारतीय इतिहास की दृष्टि से ये सारी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन तमाम मसनवियों से खुसरो ने के देशभक्ति के बयानों का जिक्र मिलता है। खुसरो की जो मसनवियां हैं वो देशभक्ति का जिक्र करती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी छाप छोड़ती हैं। इस दृष्टि से खुसरो की जो नूह सिपेहर है, नवाकाश है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से। उसकी देशभक्ति की उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि अमीर खुसरो एक सच्चा देशभक्त भी था। तो खुसरो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। वो एक अच्छे इतिहासकार भी थे। खिज्र खां अपने विवरण में वो खिज्र खां के साथ गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री से विवाह का वर्णन करता है। अमीर खुसरो ने उस वैवाहिक संबंध की विधि और उस समय की जो प्रथाएं हैं उनका विस्तार के साथ उल्लेख किया, यानी कि वह उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, उसका भी जिक्र करता है अपने विवरण में। वह लिखता है कि बादशाह के आदेशानुसार खिज्र खां के विवाह की तैयारियां होने लगी। जैसे बादशाह ने आदेश दिया और वैसे ही दरबार के सभी लोग विवाह की तैयारियां करने लगे। दीवारों पर नाना प्रकार के चित्र बनाए गए, खेमे शामियाने लगाए गए। वे तरह तरह के करतब दिखाने वाले लोग थे, बाजीगर, तलवार चलाने वाले, विभिन्न प्रकार के स्वांग रचने वाले लोग, गायकों की मधुर तान छेड़ने वाले लोग थे। अमीर खुसरो ऐसा अपने विवरण में उल्लिखित करता है। कहता है कि नगर की स्वच्छता, सजावट, नगरवासियों के उत्साह, बाजों, खेल तमाशों तथा नाच गानों, बारात के जुलूस, निकाह, विदा,
की जो रस्में होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनका बड़ा ही सजीव और विशद वर्णन अपने ग्रंथों में अमीर खुसरो करता है। मुझे ऐसा स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जो उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, वो अमीर खुसरो उन सभी चीजों से भली भांति परिचित था और उसने अपने विवरण में उन सभी का हूबहू जिक्र भी किया है। अपने दूसरे सिपहर में वो लिखता है कि वो दिल्ली की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि दिल्ली के समान कोई नगर नहीं है। खिता, खुरासान, त्रिमिज, तबरेज, बुखारा और ख्वारिज्म, कोई भी दिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकता। आगे लिखता है, तीसरे सिपहर में लिखता है, भारतवर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा करता है वो, और कहता है कि पृथ्वी उसको भारत को पृथ्वी का स्वर्ग घोषित करता है। वो लिखता है कि हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, और हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। यहाँ की जो जलवायु है खुरासान से कहीं अच्छी है। तुलना करता है खुरासान से भारतीय जलवायु की। यहाँ के अमरूद और अंगूर की उपमा नहीं की जा सकती किसी से, इतने बेस्ट हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर स्वादिष्ट हैं। खुसरो हर एक पहलू को छूने का प्रयास करता है अपनी रचनाओं में। बहुत वह यह विकसित करता है वहां की लोगों को दर्शाने का प्रयास करता है कि राज दरबारी जो थे या दरबारी जो इतिहासकार हैं, उसमें खुसरो अपने आप को कुछ समय के लिए बाहर निकालने का प्रयास करता है। हालांकि खुसरो भी उस दरबारी जी हुजूरी से बच नहीं सका, उसमें भी उसने अपना हाथ पैर मारा है कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी उसने एक प्रयास किया है उस समय की तत्कालीन स्थिति को जिक्र करने का। हम कहीं ना कहीं इतिहास के निकट पहुंचते हैं खुसरो के माध्यम से। तो आगे लिखता है, जैसे लिखा कि यहाँ के अंगूर और अमरूद की उपमा नहीं की जा सकती। आम, केला, इलायची, कपूर, लौंग यहाँ अधिकता में पाए जाते हैं, और ये हकीकत थी कि ये सारी चीजें पाई जाती थी भारत में। लोग विदेशों के लोग भी इसके ललायत थे, इसलिए कि भारतीय जो ये सारी चीजें हैं उपभोग की वस्तुएं उनको प्राप्त हो सके। यहाँ बहुत से मेवे मिलते हैं, अन्य स्थानों पर जो नहीं पाए जाते वो भारत में मिलते हैं। पान के समान संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। वो पान की विशेषताओं का जिक्र करता है अपने उल्लेख विवरण में। वो भारत को अंक पद्धति और शतरंज का आविष्कारक मानता है। शतरंज का उल्लेख मैंने और भी कहीं पढ़ा है कि प्राचीन काल में भी भारत में चतुरंग के नाम से प्रसिद्ध रहा है शतरंज, ऐसा कुछ पढ़ा है, विवरण में मिलता है। हिंदुस्तान वाले सभी भाषाएं कुशलता से बोल सकते हैं, किंतु संसार के अन्य भाषाभाषी लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोल सकते। ये विवरण कहीं न कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि खुसरो जो है वो ज्यादा देशभक्ति में डूब गए थे इसको लेकर के कि हिंदुस्तान के लोग सभी भाषाओं को बोल सकते हैं और अन्य भाषाभाषी लोग हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोल सकते। क्या रहा होगा इसके बारे में। वो आगे लिखता है कि भारतीय कला की प्रशंसा में कहता है कि यहाँ के राजगीर और संगत राज जो है वो समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत स्थिति में हैं और अपना काम करते हैं। कुल मिलाकर के वो यह भी कहता है कि राजगीर और जो यहाँ की जो वास्तुकला शैली है वो भारतीयों की देन है। वो नहीं मानता कि इसमें विदेशी मिश्रण भी पाया जाता है। हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते, बल्कि दूसरे देश के लोग भारत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ये तो स्पष्ट रूप से जांचा परखा और पढ़ा कई विवरणों में है कि हमने विदेशों से भी ईरानियों से भी बहुत कुछ सीखा, हमने यूनानियों से भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। सिकंदर आया, उसने जो भारत में उसकी जो कल्चर वो साथ में अपने लेकर के आया, हमने उसको भी ऑब्जर्व किया। विदेशों ने भी भारत से बहुत सारी चीजें सीखी। तो एक संस्कृति जो मिली जुली संस्कृति भारत की है वो एक दिखती है। आगे कहता है कि शून्य का ज्ञान सर्वप्रथम हिंदुओं को ही प्राप्त हुआ। खुसरो बताता है कि हिंद सा दिमन्ना तथा शतरंज संसार वालों ने हिंदुस्तान से ही सीखा है। संगीत की प्रशंसा में वह कहता है कि यहाँ का संगीत केवल मनुष्यों को ही नहीं वरन पशुओं को भी उत्तेजित कर देता है।
इस देश में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य के समान वार्ता कर सकते हैं। पक्षियों में तोता, मैना, कौवा, मोर आदि का जिक्र किया है। जानवरों में बंदर और ऊंट को मनुष्य के आदेशों का पालन करने वाला बताया है। भारत में प्रचलित जादू टोने का वर्णन करते हुए सती प्रथा की भी प्रशंसा की है खुसरो ने। भारत की आबो हवा की तारीफ करते हुए खुसरो कहता है कि यहाँ का मौसम इतना संतुलित है कि एक गरीब किसान एक पुरानी चादर ओढ़कर एक मवेशी चराते हुए चारागाह में ही अपनी पूरी रातें गुजार सकता है। खुसरो ने उस समय की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है इतिहास की, वह एक अलग ही अपना स्थान रखती है। एक खुसरो संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। जैसे कि खुसरो के कलाम बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। एक एक छाप तिलक सब छीनी रेमो से नैना मिलाई के, एक सूफी कव्वाली के रूप में आज भी अक्सर आप देखेंगे कि फिल्मों में फरमाया जाता है, गाया जाता है। सूफी संतों की दरगाहों पर आज ये गाया जाता है, आज भी बहुत ही चलन में रहा है तब से। संगीत के प्रति खुसरो का जो योगदान है वो अतुलनीय है। बहुत ही उम्दा कार्य रहा है इनका संगीत को लेकर के, इससे भी हम अलग नहीं हट सकते। जो संगीत में खुसरो का योगदान विशेष रहा है। अमीर खुसरो के बारे में जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए कम है। तबला संगीत और ये सब इन जो आविष्कार हैं ये अमीर खुसरो के समय में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। खुसरो को एक अलग ही तरीके से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। खुसरो की जो कार्य हैं उनके वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं उनके समय में। हालांकि खुसरो एक बेहद हुनरमंद व्यक्ति थे, अनेक भाषाएं अनेक बोलियां बोल सकते थे। संगीत, इतिहास लेखन से लेकर के सूफी दर्शन में भी उनका विशेष योगदान रहा है। यही कारण है कि खुसरो की चमक जो है वो आज भी उतनी ही है जितनी तत्कालीन समय में थी। सैकड़ों वर्ष गुजर गए लेकिन खुसरो का जो साहित्य है, खुसरो का जो संगीत है वो आज भी हमारे कानों में गूंजता है और हम गुनगुनाते हैं उनको। चाहे वो अवधी हो, चाहे ब्रिज हो, अनेक भाषाएं हों, उसमें खुसरो के आपको कलाम पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। खुसरो ने जो एक काम उनका रहा है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम दर्शाया अपने वक्तव्यों में। इस तरह अमीर खुसरो ने अपने लेखन में कई पक्षों को उभारा है जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति का बड़ा ही जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है अमीर खुसरो ने। इस रचना में खुसरो भारत के साथ अथाह प्रेम को व्यक्त करता है अपनी रचनाओं में। अपनी मातृभूमि की प्रशंसा में गीत गाता है और तथा विश्व के अन्य देशों पर भारत की श्रेष्ठता सिद्ध करता है, भारत को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है तथा विश्व के अन्य देशों पर भारत की श्रेष्ठता भी सिद्ध करने का प्रयास करता है। वह बड़े फख्र के साथ जिक्र करता है कि मैं तुर्क भी हूं और मैं हिंदुस्तानी भी हूं। फख्र के साथ जिक्र करता है। किंतु और ये भी कहता है किंतु नूह सिपेहर के व्याख्यान को अगर देखें तो मालूम पड़ता है कि उसे अपने हिंदुस्तानी होने पर ज्यादा फख्र है, क्योंकि नूह सिपेहर में वो हिंदुस्तान का जो विशद वर्णन करता है, उसकी जो खूबियां बखान करता है अपने विवरण में, तो उससे अमीर खुसरो की निकटता सिद्ध होती है कि वह हिंदुस्तान से कितना लगाव रखता है, हिंदुस्तान के प्रति उसकी श्रद्धा कैसी है। अमीर खुसरो ने अपने व्यक्तित्व, अपने कार्यों के जो नमूने प्रस्तुत किए हैं, उनकी हमारे मुल्क को आज भी आवश्यकता है। वो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करता है, वह समानता, भ्रातृत्व और भाईचारा की बात करने का प्रयास करता है। खुसरो ने जिस भारत का जिक्र किया है वह वैसा ही दिखता है जैसा आज दिखता है। के.एस. लाल कहते हैं, खुसरो की सृजनात्मक उपलब्धियों पर टिप्पणी की उन्होंने और कहा है कि यदि उसकी छुटपुट गलतियां
शब्दाडंबर और अलंकारिक जो भाषा है और काव्यात्मक अतिशयोक्ति को छोड़ दें तो खुसरो की कृतियां वास्तव में उसके समय के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का एक सच्चा मित्र साबित है हुई है। तो इस प्रकार अमीर खुसरो के जो विवरण है वो हमें उस समय के इतिहास के अत्यधिक निकट लेकर के जाते हैं, उस समय की हमें सामाजिक स्थिति का जिक्र कराते हैं, उस समय की राजनीतिक इतिहास पर हमारा एक आईने का काम करते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो का भारत के प्रति प्रेम दर्शाता है, अमीर खुसरो का प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाता है उनकी रचनाओं में। तो अमीर खुसरो यही कारण है कि अमीर खुसरो को हम कभी के साथ साथ में इतिहासकार के रूप में ज्यादा उसको अगर हैसियत देते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उसको दार्शनिक मान सकते हैं क्योंकि उसके विचार दर्शन से कहीं ना कहीं गहरा गहरा जुड़ाव रखते हैं। अमीर खुसरो के विचार साहित्य से जुड़ाव रखते हैं। अमीर खुसरो ने जो साहित्य प्रदान किया है, भारतीय जो जो ज्ञान का स्रोत है उसको, उसका एक अतुलनीय प्रयास रहा है खुसरो का। संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेखन कला के क्षेत्र में हो, खुसरो का योगदान अतुलनीय है और इसीलिए खुसरो को आज संपूर्ण भारत याद करता है, संपूर्ण विश्व याद करता है, उनके कलाम पढ़ता है, गुनगुनाता है, दोहराता है, रास्ते में चलते हुए दोहराता है। यही कारण है कि खुसरो को हम एक इतिहासकार के रूप में हमने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। आशा है कि ये खुसरो के विषय में जो जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो बच्चे यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, अमीर खुसरो से संबंधित यह विवरण कहीं ना कहीं उनके प्रश्नों का एक माध्यम बन सकता है, उनके उत्तर को जानने का एक माध्यम बन सकता है। तो इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। नमस्कार।